नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं गोरखपुर शहर की पहली महिला महापौर और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा अंजू जी, मोस्ट टैलेंटेड गर्ल रही आप। आपकी शादी हुई एक ट्रेडिशनल फैमिली में, तो आपने कहा कि फिर आप शादी के बाद आप अपने फैमिली को देखने लगी, टेक केयर करने लगी। तो फिर राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सामाजिक, जैसे कि मैंने बताया, ये परिवार ही समाज सेवा में शुरू से रहा। और मुझे भी तुरंत इमीडिएटली 26 फरवरी मेरी शादी हुई और 2 मार्च को मुझे सर्वोदय का मेंबर बना दिया गया और रेगुलरली हम लोग सोशल वर्क में लगे रहे। और जहाँ तक कि राजनीति का सवाल है, तो बहुत पहले मेरे फादर इन लॉ के चेयरमैन रहे 58 to 63, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊँ, क्योंकि मैं एक्टिव रहा करती थी हर क्षेत्र में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे बाल बच्चों का देखभाल करना, महिला का जो पहला दायित्व होता है वो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को संभाले, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे और हर तरह से बच्चे को आगे बढ़ने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता। कहते हैं पढ़ी लिखी माता घर की विधाता। तो हम लोग महिलाओं का पहला दायित्व होता है कि हम विधाता बन करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालें, उसके बाद आगे बढ़े। तो जब भी मेरे फादर इन लॉ कहते थे तो मैं कहती थी कि नहीं पापा जी, आई थिंक अभी आई शुड गिव मोर टाइम टू द फैमिली एंड टू माई चिल्ड्रन। और जब वो बड़े हो जाएंगे, जब किसी क्षेत्र में आ जाएंगे, शिक्षा पूरी हो जाएगी और कोई लाइन में आ जाएंगे, तब हम सोचेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से मैंने टिल माय बड़े बच्चे लड़के लॉ पढ़ने लगे और बड़ा छोटा लड़का मेडिकल करने लगा। तब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, जिनकी बड़ी इच्छा थी। तो बड़े महाराज जी की इच्छा हुई, महंता वैद्यनाथ जी की इच्छा हुई कि मैं राजनीति में आऊँ, कि चौधरी साहब की इच्छा थी, क्योंकि बहुत नज़दीकी था उनसे। ही वॉज लाइक अ फैमिली मेम्बर टू अस। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चौधरी साहब की इच्छा पूरा करें और आप राजनीति में आए। तो हम हमेशा कहते थे नहीं महाराज जी, मेरे शायद का मान का नहीं होगा। लेकिन वो होता है ना कि पानी में डाल दो तो तैरना सीख जाते, तो वही होता है महिलाओं के साथ। उसके अंदर टैलेंट्स और हुनर होता है, बशर्ते कि जैसे पत्थर को तराशो तो हीरा, कोयला से निकालो तो हीरा, नहीं तो कुछ नहीं। तो हम अपने को हीरा से नहीं कंपेयर करें, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर लड़की, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छिपी हुई उसके अंदर टैलेंट्स होता है, जिसको कि उसके माता पिता या बेटे या बच्चे या पति या पत्नी, कोई भी उसको आगे सपोर्ट करे, सपोर्ट करे। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया गया। और जब महाराज जी ने कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ, उनकी इच्छा मैं पूरा करूं। तो इस तरीके से जब 2000 में चुनाव आया, इसका नगर निगम का, लोकल गवर्नमेंट का जब चुनाव आया, तो नगर निगम के चुनाव में बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि वो महिला सीट हो गया था और मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी में हम लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ओबीसी सीट है तो हम चाहते हैं आप चुनाव लड़ें। तो आई कुडंट से नो टू हिम। सवाल ही नहीं था कि महाराज जी के आदेश को टालूं, और इच्छा हो चाहे ना हो इच्छा हो, मैंने हाँ तो भर दी। लेकिन इट वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट वॉज मोर टूवर्ड स्टडीज़ एंड सोशल वर्क देन टू डू राजनीति। तो मैं राजनीति में अभी भी अपने को नहीं सोचती हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो दांव पेच जो कहते हैं ना, जो होना चाहिए जो टिपिकल राजनीति में लोगों का रहता है कि वो दे नो वे टू से वॉट, मैं वो सब कुछ सोचती हूँ। बीइंग अ बिहारी, बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहारी, जिसको कहते हैं कि वो छल कपट और ये वो और ये सब वो सब नहीं आता है। तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि मुझे महाराज जी ने कहा तो चुनाव लड़ गई, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी था, मेहनत पूरा किया। लेकिन टिकट जहाँ से मिला वहाँ से नहीं निकल पाए और किन्नर को लोगों ने जिता दिया। लेकिन जब नेक्स्ट 2006 में जब फिर चुनाव आया, तो इट वॉज अ जनरल सीट। लेकिन हमारे आज के डायनेमिक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस ज़माने में एमपी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप फिर से चुनाव लड़ें। तो मुझे तो पल्पिटेशन होने लगा, बिकॉज लोकल लेवल चुनाव इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमएलए चुनाव।
MP MLA चुनाव में तो पार्टी टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सरकार बनेगी कि गिरेगी वो टोटल उन पर डिपेंड करता है, और लोकल लेवल में उससे कोई मायने नहीं रखता है। अब मायने रखने लगा है लोकल, लेकिन उस ज़माने में जब मैं चुनाव लड़ी थी 2000 में और 2006 में, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टी इंटरेस्ट ले। लेकिन हाँ ठीक है, यू आर अ कैंडिडेट ऑफ द पार्टी एंड यू डिक्लेयर कर करके आप चुनाव लड़िए। लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि उसमें एक एक घर घूमना और वो करना पड़ता था सभासदों के साथ, और एक वोट उनके लिए, एक वोट अपने लिए मांगिए। तो इस तरीके से दूसरी बार चुनाव लड़ी और भाजपा से मुझे टिकट भी मिला, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे एंटी वाली पार्टी के कैंडिडेट्स थे। बट ठीक है, मैं जीती और मैंने काम किया महाराज जी के उनके आदेशानुसार और उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके गाइडेंस में। और मुझे गर्व है कि आई थिंक आई वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मेयर जो कि आज तक 5 साल से ज़्यादा लंबा मेरा टेन्योर चला, और 5 साल 9 महीना से ऊपर मैं 2006-17 नवंबर से ओथ टेकिंग 17 को हुआ, 7 को रिज़ल्ट आया था, और 17 नवंबर से लेकर के 12 जुलाई 2012 तक मैं 2006 से लेकर 2012 तक मैं मेयर रही। और मैंने गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिए और 17 कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया ऑल ओवर इंडिया में, और मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मलेशिया मुझे भेजा गया था फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, और वहाँ मैंने पेपर प्रेजेंट किया एंड इट वाज वेरी अप्रिशिएटेड, बिकॉज वहाँ के लोग समझते थे कि इंडिया बनने में बहुत ही बैकवर्ड, तो उन लोगों को बड़ा वो लगता था कि ये अपना पेपर भी प्रेजेंट कर रही हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी इंडिया के उस ज़माने में इंडिया का वो फास्ट डेवलपमेंट नहीं था जो आज हुआ है। ये जो समय चल रहा है, दिस इज़ द फास्टेस्ट, इससे और तेज़ी से डेवलपमेंट कभी ना हुआ है और न कोई कर सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी कि यहाँ से एक महिला वहाँ गई और रिप्रेजेंट कर रही है। जी, और बहुत वेलकम किया था, बहुत स्वागत। 3 दिन का हम लोग का कॉन्फ्रेंस था एंड इट वाज अ बम्पर सक्सेस, और मेरा पेपर को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था जब मैं 8 दिन हुआ था मेयर बने, और इट वाज इन देहरादून एंड इट वाज ऑल इंडिया इंटरनेशनल साउथ एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें काफ़ी जगह से लोग आए थे और इंडिया से भी बहुत लोग था। उसमें भी 8 दिन हुआ था मेयर बने, लेकिन लोगों ने कहा कि आपको होल्ड करना है एज ए चेयरपर्सन, बिकॉज बैंकॉक से जो आने वाले चेयरपर्सन नहीं आ पाए थे, तो मुझे एकदम से भेज दिया एंड आई डिडंट नो व्हाट द टॉपिक वाज। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे बोला आप इतना क्वेश्चन पुट अप करिए, यू मस्ट गो अगेन, डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मौका बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक बार खटखटाता है आपको, और अगर आपने मिस कर दिया तो यू हैव मिस द बस। तो आई साइड कि मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि नहीं नहीं, यू मस्ट अवेल दिस। आई डिडंट नो द टॉपिक नथिंग, बट देन और भी लोग जो थे वो बोले, और लेकिन आई स्पोक एक्सटेम्पो, आई जस्ट जॉटेड डाउन पॉइंट्स, और आई स्पोक फॉर क्वाइट सम टाइम एंड टू माई एक्सपीरियंस एज अ सोशल वर्कर, समाज सेविका के रूप में मैंने जो देखा था, जो काम किया था, क्योंकि पहला लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन जो गोरखपुर में हुआ, दैट वाज वे बैक इन 85 आई थिंक, आर्टिफिशियल लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्शा, हैंडीकैप वाला रिक्शा, ये सब मैंने एज अ चेयरपर्सन, मैं डिस्ट्रिक्ट लाइनेस का डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी, एसोसिएट चेयरपर्सन। तो उस ज़माने में 86 की बात मैं कर रही हूँ, तो मैंने किया था, विच वॉज क्वाइट अ लैंडमार्क, यू नो, एंड फ्री चेकअप कैंप्स, फ्री आई सर्जरी का कैंप्स, कैटरैक्ट का स्पेशली, और कैंसर डिटेक्शन कैंप्स, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स। तो इस तरह के बहुत कैंप्स हैं। और बिसाइड दैट सोशल वर्कर के भी महिलाओं के लिए फर्स्ट निटिंग कंपटीशन, फर्स्ट स्टिचिंग कंपटीशन, इस तरीके के बड़े बड़े कंपटीशंस मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और दे वर ऑल सक्सेसफुल, बिकॉज जागरूकता लाना पड़ता है। और मेरा आदत है कि मैं हर कुछ लिख करके काम करती हूँ, तो किसने कब फ़ोन किया, उसके बाद मैंने किससे बात किया और क्या कहा, और उन्होंने कब तक का आश्वासन दिया है, और महिला को तुरंत संतुष्ट करना, ये सब तरीके से मैं काम करती थी। तो आज भी मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी की समस्या
आ जाता है और लोग फ़ोन करते हैं मुझसे। और हालांकि ऑफिस में आजकल हम लोग का जाना नहीं हो रहा है, लेकिन तो भी हम लोग, मेरे पास जो भी समस्या आता है पहले भी मैं करती रही हूँ, और मुझे लोग समाज सेविका के रूप में ही जानते हैं, और जानते हैं कि अंजू जी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ये ज़रूर। तो ये विश्वास लोगों पर है और मैं उस पर रहना चाहती हूँ। पद पर हूँ चाहे ना हूँ ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल पद पर रहते हुए भी मैंने कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सके जिसका जो समस्या उसका सॉर्ट आउट करूँ। अंजू जी, घरेलू हिंसा की बात हुई तो जैसे महिलाएं हैं, सास प्रताड़ित कर रही है, पति प्रताड़ित कर रहा है या परिवार, तो वो किस तरह से अपनी शिकायत आप तक पहुंचाए, किस तरह से वो अपनी परेशानी को सामने रखे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहू हो या सास हो, उसको एडजस्ट करना चाहिए टू सम टाइम। जैसे कहते हैं कि फलदार वृक्ष झुका रहता है, उसी तरीके से आप बहू हैं तो आप एक टोटल डिफरेंट एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में आएंगे। फिर जब आप सास बन जाती हैं तो आपके घर में एक नई बेटी आ जाती है आपके पास, रेडीमेड बेटी मैं तो कहती हूँ, तो वो आ जाती है। तो उसको आप अपने हिसाब से चाहिए कि बिल्कुल जैसे आप रही हो वैसे रह जाए, तो वो ज़रा संभव नहीं है आज के युग के हिसाब से। तो ज़रूरी है कि सास इस बात को समझे, एडजस्ट करे बहू को, और जहाँ तक हो सके समझा करके उससे बात करे। और उसको लगता है, पहले वो ये होता था कि मेरा घर का देखभाल अब यही करेगी, चाबी ताला सब इसके पास चला गया, तो ये पॉजिटिवनेस वाली बात है, मेरा बेटा इसके कहे में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ था वो अब नहीं रहा है। उस ज़माने में थोड़ी शिक्षा की कमी थी, थोड़े संस्कार की कमी थी। अब शिक्षा की तो कोई कमी नहीं, लेकिन संस्कार की कमी आज भी मुझे महसूस होता है, जिसकी वजह से इस तरह से जब सासें बिहेव करती हैं या बहुएं उस तरह से बिहेव करती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं यही समझाती हूँ कि आप अपने को, कहते हैं ना, पुट योर शूज़ इन द अदर वंस, पुट योर लेग्स इन द अदर वन शूज़, देन यू विल नो कि कहाँ पिंच कर रहा है। तो उसी तरीके से जब आप घर में रहेंगे तो कहाँ पर खिड़की की ज़रूरत है, कहाँ दरवाजे की, तो आप घर में रहने के बाद समझ सकते हैं। या आप उसी तरीके से जब आप अपने को बहू के जगह पर रखें या सास की जगह पर रखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती मेरी है, क्या गलती उसकी है। दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। और आई थिंक इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट। मेरा ये सोचना है कि अगर आप बाहर की औरतों के साथ अच्छे से बिहेव कर सकते तो अपनी खुद के जो आपका परिवार के आगे बच्चे होंगे, वो आपका परिवार को आगे चलाने वाली जो बहू आपके पास आई है, उसको आप क्यों नहीं आप बेटी समझ करके संभाल सकती हैं। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं जब तक सास बहू को बेटी नहीं समझेगी तब तक, और बहू सास को माँ नहीं समझेगी तब तक वो नहीं हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और हमारे ख्याल से इतने नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट। आजकल 2-3 बच्चे होते हैं, हम लोग के ज़माने में इतने सारे बच्चे हुआ करते थे और सबके साथ लोग एडजस्ट करते थे, और पूरा जॉइंट फैमिलीज होता है था, और उसी में सब लोग बनाते भी थे, खाते भी थे, हंसते बोलते फंक्शंस प्रोग्राम्स करते थे। और आजकल इतने थोड़े से बच्चे होते हैं, मदर इज़ वर्किंग, फादर इज़ वर्किंग, यू हार्डली गेट टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो समय मिलता है उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट उपयोग करना चाहिए, और जितने अच्छे से आप रह सकें, ताकि मन में ये अफसोस न रह जाए कि मैंने ये गलती किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कल को बहू चली जाएगी, बेटा चला जाएगा, अलग रहने लगेगा, तो व्हाट यू अचीव, ओल्ड एज में कौन आपको देखेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा भविष्य इनके ही निर्भर करता है। और फिर इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट। बहुत केसेस आते हैं, जला दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है कि टोटली माँ की गलती होती थी। कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो इट इज़ जस्ट द सेम थिंग। कुछ गलती लड़कियों की भी होती है, पेशेंस नहीं होता है, बिकॉज अकेले अकेले रही हैं। एक बेटियाँ होती तो और भी थोड़ा सा उनका सोच अलग होता है, दे डोंट वांट टू एडजस्ट। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। और जहाँ भी आप रहिए, कहीं भी चलिए, अब ठंड पड़ेगा तो स्वेटर पहनेंगे, उसी तरीके से आपको बहू आई है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको आपको साथ एडजस्ट। तो इट इज़ जस्ट दैट, एक बाइबल का फेमस वो है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स डू अनटू यू।
आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है कि आपके साथ हो, जी। तो आप वही करेंगी और अगला भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप चाहती हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।